केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर यूथ कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए। उनकी प्लानिंग वहां से अजय मिश्रा के घर जाकर प्रदर्शन करने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही रोक दिया और उनकी अजय मिश्रा के घर के बाहर प्रदर्शन करने की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। ये लोग नारे लगाते हुए पार्टी दफ्तर से बाहर निकले, लेकिन पुलिस की तैयारी राह का रोड़ा बन गई। वैसे इन लोगों ने कोशिश की कि वो आगे बढ़ें, जिसके लिए वो बैरिकेड पर चढ़कर बैठ गए। कुछ देर तक वो वहीं बैठे बैठे नारे भी लगाते रहे। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हैं। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं अजय कुमार मिश्र ट्रेनी के खिलाफ। वैसे ये प्रदर्शन बहुत देर तक नहीं चला और पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसके लिए मंगवाई गई डीटीसी की बस, जिसमें पुलिस वालों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिठाया और फिर उन्हें वहां से थाने ले गई, जहां एक और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर अजय मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोला। तो वहीं अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और सरकार को घेरने के लिए संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। मार्च की अगुवाई राहुल गांधी ने की। वो सबसे आगे चलते नजर आए और उनके साथ साथ दो नेता लखीमपुर केस से जुड़ा बैनर लेकर चलते रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संसद भवन से निकलते हुए विपक्ष के नेता हैं। इनकी यही मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। जिसके बाद सभी नेताओं ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी ने साफ संकेत दिए कि अजय मिश्रा के मुद्दे पर विपक्ष कोई समझौता नहीं करेगा। ये जो व्यक्ति है इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे आज या कल। हर गुजरते दिन के साथ कांग्रेस अजय मिश्रा के मुद्दे पर और आक्रामक हो रही है, जबकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि वो नियम से कार्रवाई करेगी, क्योंकि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला में मौजूद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी पर आरोप लगा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई के कुछ छात्रों से धक्का मुक्की की, जिसके बाद वहां जबरदस्त मारपीट मच गई। हाथापाई से नौबत हथियारों तक आ गई। वहां से आए एक वीडियो में एक लड़का हाथ में धारदार हथियार लहराता दिखाई दिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ के लोगों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। लेफ्ट पार्टी की छात्र इकाई एसएफआई के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके प्रदर्शन के वक्त एबीवीपी के छात्रों ने बदतमीजी की, जिसकी वजह से वहां विवाद हुआ। इकट्ठे हुए एकदम से उन्होंने गुंडागर्दी करते हुए दराट निकाले और सीधा हमला कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी के लोगों ने दावा किया कि एसएफआई के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम किया, जिसकी वजह से उनके बीच लड़ाई हुई। डराने का वो यहाँ पे काम करते हैं। उनके सीनियर लोग, कुछ लोग की जो एडमिशंस भी नहीं वो यहाँ पे आते हैं। लड़ाई को शांत कराने के लिए यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्ड्स के साथ शिमला का पुलिस बल भी तैनात दिखा। इसके बाद दोनों तरफ के लोगों को अलग कर दिया गया। हालांकि उसके बाद भी कैंपस में काफी देर तक नारेबाजी जारी रही। प्रवर्तन निदेशालय ने भारत के सबसे बड़े चंदन तस्कर कहे जाने वाले बादशाह मलिक को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और सोमवार को उसे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने उसके घर और दफ्तर की तलाशी भी ली। 2015 में उसके खिलाफ चंदन की तस्करी का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच में पता चला कि इस तस्करी के बदले उसके खाते में करीब 3.5 करोड़ रुपए भेजे गए। जानकारी मिली कि वो पहले भी करीब 50 करोड़ रुपए की लकड़ी विदेश भेज चुका है, जिसके बाद ईडी ने जांच का जिम्मा संभाला और मलिक से पूछताछ शुरू की। बताया गया कि बादशाह मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ भी रिश्ते हो सकते हैं, जिसके साथ मिलकर उसने पूरी दुनिया में लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी का जाल बिछा दिया। उन अंडरवर्ल्ड माफियाओं का कनेक्शन प्रयोग करके ये पूरे तस्करी के मामले को अंजाम देता रहा है। पूरी जानकारी जुटाने के लिए अदालत ने तस्कर बादशाह मलिक को 24 दिसंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। पटना के कंकड़बाग में अपने साथी की मौत पर गुस्साए कुछ किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। पिछले 2 दिनों में वहां अलग अलग इलाकों में 2 किन्नरों की संदिग्ध हालात में मौत के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद किन्नरों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सड़क जैम कर खूब हंगामा किया। पुलिस जब उन्हें समझाने गई तो कुछ किन्नरों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद थोड़ी देर के लिए पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन जब दोबारा हंगामा कर रहे किन्नरों को सड़क से हटाने की कोशिश हुई तो वो इलाका जंग के मैदान में बदल गया। इतना ही नहीं, वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ किन्नर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को धक्का देते दिखाई दिए। एक पुलिस वाले को सड़क पर घसीटने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की सख्ती का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बसाबसी हुई थी पहले, और बाकी जो मामला क्या है क्या नहीं है उसको पूरी जांच के बाद ही जो है खुलेगा।
इससे पहले प्रदर्शन में शामिल कई किन्नरों ने शव को सड़क पर रखकर आगजनी भी की और आरोप है कि इन लोगों ने कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बड़ा हादसा हो गया। वहां तेल की कंपनी इंडियन ऑयल की एक यूनिट में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 44 लोग जख्मी हो गए। आग लगने की वजह का पता नहीं चला, लेकिन दोपहर के 2 बजे के करीब लगी आग को कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। लेकिन उससे पहले जैसे ही आग लगी तो इंडियन ऑयल के परिसर में हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से काला धुआं आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। जिस जगह से धुआं निकलता दिखा वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थीं। खबर लगते ही हादसे की चपेट में आए लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। हादसे वाली जगह से कई जख्मी लोगों को निकाला गया और उन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में मारे गए लोगों के शव बाहर निकाले गए जबकि गंभीर रूप से जख्मी लोगों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोलकाता भेजने का फैसला लिया गया। एम्बुलेंस सब अरेंजमेंट हो गए, ग्रीन कॉरिडोर कर देওয়া হয়েছে, সবাই কলকাতাতে শিফট করা হচ্ছে। लोगों का आरोप है कि हादसा उस यूनिट में लापरवाही की वजह से हुआ। सेफ्टी ठीक नहीं था, जिसके लिए जो प्राइमरी हम लोग का अनुमान है सेफ्टी का कारण ये इंसिडेंट हुआ है। हादसे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दुख जताया और पीड़ितों को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी प्रयागराज में यूपी की लाखों महिलाओं को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया जिसे महिला सशक्तिकरण सम्मेलन नाम दिया जाएगा। विधानसभा चुनावों से पहले पीएम ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को करीब 1000 करोड़ की सौगात दी। और प्रधानमंत्री से मिली सौगात की खुशी रैली में मौजूद हजारों महिलाओं के चेहरे पर साफ दिखी। रैली के लिए बने मंच से ही प्रधानमंत्री ने एक बटन दबाकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के खातों में 1000 करोड़ रुपए भेजे। चूंकि यूपी में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में योगी सरकार की उपलब्धियों और पिछली सरकार के शासन का भी जिक्र किया। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी, इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। पीएम ने इस मौके पर जिन 202 पुष्टाहार प्लांट का उद्घाटन किया, उनसे महिलाओं और किसानों को होने वाले फायदे भी गिनाए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने प्रयागराज के दौरे को अपने अनोखे अंदाज से यूपी की आधी आबादी का दिल जीतने के मौके में बदल दिया। रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कई महिलाओं से सीधे रूबरू हुए और सरकारी योजनाओं पर उनके अनुभव जानने और सुख दुख को साझा करने के लिए घर के मुखिया की तरह उन्हें बातचीत के लिए अपने करीब बुला लिया। इस बातचीत और मुलाकात के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री महिलाओं की गोद में मौजूद बच्चों को प्यार दुलार करने लगे। पीएम के इस अंदाज और महिलाओं के लिए उन्होंने जिन योजनाओं का ऐलान किया, उसका असर दिखने में बहुत वक्त नहीं लगा। देश के सबसे बड़े नेता के इस रुख को कांग्रेस ने महिलाओं के साथ छलावा बताया और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पर तंज कसने में भी देर नहीं की। लड़की वो लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है। नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा, मैं बहुत खुश हूँ। प्रियंका की चुप्पी टूटी तो मैनपुरी में चुनाव प्रचार के लिए निकले अखिलेश अपनी सरकार पर लगाए आरोपों पर पलटवार करते दिखे। देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अगर कहीं अन्याय और पीड़न हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। यूपी की सियासी जंग जीतने के लिए सभी दलों की नजर महिलाओं पर है और प्रयागराज की रैली में इसी की झलक देखने की कोशिश शुरू हो चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो के खिलाफ याचिका दायर करने वाले शख्स को केरल हाईकोर्ट से झटका लगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीएम की फोटो हटाए जाने की मांग वाली इस याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसने पैसे देकर कोरोना का टीका लगवाया, लेकिन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो छपी है, जो गलत है क्योंकि किसी और देश में ऐसा नहीं है। जिस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो इसी देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी और देश के नहीं है। अदालत ने आगे यह भी कहा था कि देश के 100 करोड़ लोगों को इस पर आपत्ति नहीं है तो उनको क्यों है। ऐसे में याचिकाकर्ता सिर्फ अदालत का वक्त खराब कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड विधानसभा में बिल पेश किया गया। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने शीतकालीन सत्र के चौथे दिन प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग बिल 2021 सदन में पेश किया, जिसके कुछ बिंदुओं पर विपक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई, मगर भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए लाया गया यह बिल आसानी से पास कर दिया गया, जिसमें लिंचिंग के दौरान मौत पर दोषी के लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सके। इतना ही नहीं, किसी को लिंचिंग के लिए उकसाने का आरोप साबित होने पर इसके तहत सजा मिल सकती है। सरकार के एक पैनल के मुताबिक फिलहाल बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को वैक्सीनेशन पर सलाह देने वाले पैनल नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इन इंडिया ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक बच्चों को कोरोना से खास खतरा नहीं है और फिलहाल उन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत भी नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में कोरोना की वजह से 12 साल से कम उम्र के
किसी भी बच्चे की जान नहीं गई। हालांकि कुछ ऐसे बच्चों की मौतें जरूर हुई जिन्हें कोरोना के साथ कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी, लेकिन इसके लिए भी कोरोना से ज्यादा वो बीमारियां ही जिम्मेदार थी और उन्हें कोरोना से हुई मृत्यु नहीं माना जा सकता। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक बच्चों को टीका लगाने के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यूपी के कन्नौज से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां हाईवे से गुजर रहा एक ट्रक आग की लपटों में गिर गया। बताया गया कि बिजली की तारों से टकराने के बाद ट्रक में आग भड़क गई और देखते ही देखते हरिद्वार से कोलकाता की ओर जा रहा यह ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। उससे ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। बताया गया कि ट्रक के अगले हिस्से से आग भड़की और जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई और हादसे की जानकारी दमकल विभाग को दी। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग बुझा दी, लेकिन वो ट्रक और उसमें रखी मोटरसाइकिलें और दूसरी चीजें जलकर राख हो गईं। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व मंत्री और विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। गुरसाय सीट से विधायक राणा गुरमीत कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में खेल मंत्री भी थे, लेकिन मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया, जिसके बाद से ही वो कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि करीबी होने के बावजूद वो कैप्टन की पार्टी में नहीं गए। कोलकाता नगर निगम के चुनाव में फिर से टीएमसी का दबदबा रहा। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के करीब 7 महीने बाद टीएमसी ने कोलकाता नगर निगम के चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और 144 में 134 सीटें जीत ली। नतीजा आते ही कोलकाता में टीएमसी का जश्न शुरू हो गया और पार्टी के कार्यकर्ता बैंड बाजे पर नाचने लगे। जीत के बाद कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने होली भी खेली। नाचते गाते कार्यकर्ताओं के हाथ में खेला होबे नारे लिखे पोस्टर भी नजर आए। नतीजे आते ही ममता बनर्जी ने भी खुशी जताई और विक्ट्री साइन दिखाते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। बीजेपी भोकाट्टा बाय द पीपल एंड कांग्रेस द सैंडविच बिटवीन द बीजेपी एंड सीपीएम। लेकिन बीजेपी ने हिंसा की बात करते हुए कोलकाता नगर निगम के चुनाव के नतीजों पर उंगली उठा दी। टीएमसी के गुंडे वहां वोटरों को डराने धमकाने का काम करते हैं। 2 दिन पहले कोलकाता में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसके नतीजे टीएमसी के लिए खुशखबरी लाए। कोलकाता नगर निगम पर टीएमसी का 2010 से कब्जा है, जो 2021 में भी बरकरार रहा और उसे 144 सीटों में 134 पर जीत मिली, जो 2015 से 10 ज्यादा। 2015 के कोलकाता नगर निगम के चुनाव में टीएमसी को 124 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार के चुनाव में टीएमसी को 134 और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी को इस बार पिछले चुनाव से 2 सीटें कम मिली। 2015 में बीजेपी 5 सीटों पर जीती थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के खाते में 2-2 सीटें आईं, जबकि 1 सीट निर्दलीय को मिली।